हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग का दूसरा दिन है, तो प्रकाश के परावर्तन में कुछ हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। जो कंटेंट हमारा क्या है, प्रकाश का गुण। इस जो चैप्टर है, इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में यही हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे। आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है, और प्रकाश किरण का उत्क्रमणीयता क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो हेडिंग था प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण से क्या मतलब है, जैसे हमारे अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बारे में बताती हैं कि हाँ हम कैसे हैं, कैसे नहीं है, हमारी अच्छाइयां क्या है, हमारी बुराइयां क्या है, ये सब क्या बताते हैं, इनके गुण के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो गुण, हर व्यक्ति के पास एक गुण होता है, ठीक है। वैसे ही प्रकाश के भी क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रकाश सामान्य रूप से सरल रेखा में गमन करता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, प्रकाश जो होता है वो कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे रेखा में, सीधी रेखा में, सीधे मार्ग पे गमन करता है। ठीक है, प्रकाश का दूसरा जो गुण होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय मतलब जैसे हम लोग मैग्नेट देखते हैं, तो कोई भी लौह पदार्थ जो होता है चुंबक से वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। वही है कि जो यह हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश विद्युत चुंबकीय। ठीक ना, जैसे माइक्रोस्कोप लेते हैं, ठीक ना, और कागज पे जब सूर्य किरण को उस पे रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो कुछ देर वो हीट होने के बाद से कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। इसलिए पता चलता है कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय भी होता है। ठीक है, ये अधिक चमकदार, सॉरी यह अधिक चमकदार वस्तु से प्रकाश प्रवर्तित होता है। मतलब कि अगर हम प्रकाश को शीशे से, यानी एक दर्पण पे रखें या कोई शीशा ले और उस पर टार्च भरे, तो वहां से क्या हो जाएगा, दूसरे मार्ग में प्रकाश जाना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। प्रकाश परावर्तित भी हो सकता है और अपवर्तित भी हो सकता है, दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, मतलब कि प्रकाश जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे को दिखने के लिए वो सहायक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि प्रकाश हम देख सकते हैं, नहीं ना, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ प्रकाश है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश एक अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसी वस्तु है प्रकाश। ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से हमें वस्तु की स्थिति और उपस्थिति दोनों का ही पता चलता है। मतलब कि हम वस्तु के बारे में जान सकते हैं कि ये वस्तु यहां है या नहीं है, दोनों के बारे में ये हमें क्या करता है, ज्ञात कराता है। प्रकाश में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश जो होता है उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकता है। हाँ, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है, खुले स्थान में गमन करता है। अगर हम कहें कि बंद कमरा में गमन करें तो ऐसा संभव नहीं है। अब बंद कमरे का मतलब क्या है, कि हम एक कमरा बंद कर दे और बाहर से टॉर्च को बारे प्रकाश बाहर से हम प्रवेश कराएं, तो क्या वो बंद कमरे में कोई प्रवेश करेगा, लाइट नहीं करेगा ना। वही चीज है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि बंद कमरे में प्रकाश संचरण नहीं हो सकता है, तो बाहर से आने वाली प्रकाश जो है वो संचरण नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर जो प्रकाश है वो तो संचरण हो ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रकाश निर्वात में गमन करता है, ये समझ में आ गया। प्रकाश की चाल, अर्थात प्रकाश की चाल जो एग्जैक्ट चाल होती है वो कितनी होती है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड वो गमन करता है। ठीक है, उसको हम लोग प्राय कितना लिखते हैं, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। चलिए हम समझते हैं कि ये 3 गुणा 10 के पावर 8 आता कैसे है। ठीक है, तो ये आता ऐसे है, जैसे हमने लिखा 29, 97, 92,
4 58। जैसे आपने कोटिमान पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि अब हमें पता है कि हर अंक के लास्ट में क्या छिपा होता है, दशमलव छिपा होता है। तो इस दशमलव को हम एक अशून्य अंक के पास लेके आएंगे। कहां पे? एक अशून्य अंक के पास लेके आएंगे, तो 2.99792458 इतना बना, ठीक ना। अब हम मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, इसका बेस बना रहे हैं। तो जब हम बेस बना रहे हैं तो बेस कितना बनेगा, बेस काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस बना ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, और ये लगभग कितना बन गया, 3 बन गया ना। लगभग हम लिख सकते हैं 3.0 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश की जो चाल होती है वो एग्जैक्ट चाल होती है इतना। एग्जैक्ट कितना होता है, इतना 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता है कि किलोमीटर में बताइए, किसे बताइए, किलोमीटर में बताइए, तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, यही वैल्यू रहेगा, ठीक ना। बस 10 टू पावर 8 है, उसमें से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा कुछ ऐसे होगा 10 के पावर 3। जब सॉल्व करेंगे तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, 3.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भैया, 5। इतना किलोमीटर पर सेकेंड होगा। बात समझ में आया? तो इसे हम प्राय कितना लिखते हैं, लगभग में हम इतना लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप सिर्फ इतना नहीं बता सकते हैं, उसके साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, निर्वात जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में इतना होती है, ठीक ना। अगर आप कहते हैं प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये पूरा सही नहीं है। इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, निर्वात लगाना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि हाँ प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, लगभग 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, नहीं। उसे हमें चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। वो स्वतः क्या है, स्वतंत्र है, वह क्या सकता है, खुद से चल सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे हम एक मिरर का एक टुकड़ा लेते हैं, एक मिरर का टुकड़ा लेते हैं, अगर हम इस पे टॉर्च को मारते हैं, इस पर हम टॉर्च को मारते हैं, जैसे हम इस पे टॉर्च को जला रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे टॉर्च को जला रहे हैं तो देखिए रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अगर हम टॉर्च को जलाएंगे तो ये प्रकाश क्या होगा, रिटर्न होगा। ये क्योंकि ये पॉलिशदार है, चिकना है, तो चिकने पे अगर टॉर्च को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इससे प्रकाश टकरा कर वापस क्या होगा, लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। कहां, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। जैसे अगर मैं प्रकाश इधर से इस पे डालूं, प्रकाश इधर से इस पे डालूं, तो ये इस पे टकराने के पश्चात ये पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। जब ये प्रकाश किसी दर्पण से या चिकने पॉलिशदार तल से टकरा कर जब वापस आता है, तो ये लौटने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से, कैसे, चिकने व पॉलिशदार, यानी चिकने का मतलब एकदम प्लेन, ठीक ना, क्या होता है, प्लेन, चिकने व पॉलिशदार तल से वो क्या होता है, टकरा कर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से, जैसे हम रास्ता पर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो उसी रास्ते से वापस आएंगे, ठीक उसी प्रकार हम जाएंगे, अगर टकराते हैं आगे जाकर, और टकराने के बाद पुनः क्या होंगे, पीछे लौटेंगे। तो वही प्रक्रिया यहां भी है कि प्रकाश का जो है, जो चिकने व पॉलिशदार तल होता हो जाएगा, किसी वस्तु से टकराएगा, और टकराने के पश्चात पुनः क्या होगा, उसी माध्यम में जब लौटेगा, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम समझते हैं फिगर से, ठीक है, कि क्या है ये। देखिए प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, ध्यान से देखिए।
ये एक हमारा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक हमारा दर्पण है, ठीक है, क्या है, यह एक हमारा दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, तो ये जो है समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। कैसा दर्पण है जी, समतल। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो किरण दिखाई दे रही है, ये आने वाली किरण, तो आने वाली किरण जो है ये क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। टकराने के पश्चात जो किसी दूसरे माध्यम में जा रही है वो क्या कहलाती है, परावर्तित। आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना, बात समझ में आया। और देखिए ये जो बीच में एक हमने, जब यहाँ पे एक बीच में कुछ रख देते हैं, यानी हम प्रकाश की जो डालते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में ये बनता है आपतन कोण। क्या बनता है, आपतन कोण। और इसके बीच जो बनता है वो क्या बनता है, परावर्तन कोण। तो समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से कि आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जाने दर्पण से टकरा कर दूसरे माध्यम में जो वापस जा रही है वो क्या कहता है, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। अब ये है अभिलंब। क्या है ये अभिलंब है, ठीक ना। यानी अभिलंब और आपतित किरण की जो बीच का जो होता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और क्या, अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो है कोई डब्ल्यू दिखा देता है, लेकिन हम इसको एन से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक ना। समझिए इसको ध्यान से कि जब हमारी किरण आती है तो आती जब प्रतीत होती है और वह कहां गिरती है, यहां। कहां गिरती है, यहां पे गिरती है, तो ये क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। ये क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन। यानी ये जो दर्पण जो है, ये जो दर्पण, समतल दर्पण जो है, ये जब किरण आती है तो कहां गिरती है, आपतन बिंदु पर गिरती है। कहां गिरती है, आपतन बिंदु पर गिरती है। और आपतन बिंदु पर गिरने के पश्चात जो ट्रांसफर होता है, परिवर्तित होता है, ठीक ना। ये देख रहे हैं दूसरे माध्यम में जाते हुए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये किरण आ रही है और एक क्या हो रही है, इधर से टकराने के पश्चात इधर जा रही है। और यहां से एक हमने क्या करा है, अभिलंब डाला है। क्या डाला है, अभिलंब डाला है। तो हम इसको परिभाषा देखिए, 1 by 1 का परिभाषा समझते हैं। देखिए अब है आपतित किरण क्या होता है। देखिए आपतित किरण अभी हमने पढ़ा ना, आपतित किरण। तो देखिए आपतित किरण क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। समझिए आपतित किरण, आपतित का मतलब ही होता है आने वाला। आपतित मतलब आने वाला, ठीक ना। देखिए दर्पण पर गिरने वाली किरण जो होता है आपतित किरण कहलाती है। यानी जो दर्पण पर किरण गिर रही थी, तो अभी मैंने समझाया आपको कि ये हमारा दर्पण है और ये देखिए ध्यान से, तो ये जो गिरने वाली जो किरण है ये क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। कहां गिर रही है, तो दर्पण पर गिर रही है। और दर्पण किस हिस्से में गिर रही है, तो आपतन बिंदु पर गिर रही है, ठीक है। अब है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब क्या है, परावर्तन से प्राप्त किरण, ठीक ना। मतलब कि परावर्तन जब ये गिरेगा तो टकराना, गिरने का मतलब यहां वो टकराना, और टकराने के पश्चात जो हमें प्राप्त किरण होती है वही क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। अब है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब क्या है कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण यानी आने वाली जो किरण है वो दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जो अभी हमने बताया कि ये क्या है, यहीं गिर रही है ना आने वाली किरण। तो आने वाली किरण जब यहां गिर रही है तो ये क्या बन गया, आपतन। क्या बन गया, आपतन बिंदु बन गया। क्या बन गया भैया, आपतन बिंदु बन गया, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभिलंब का मतलब क्या होता है।
अभिलंब का मतलब होता है कि आपतन बिंदु से दर्पण के तल पर खींची गई लंब रेखा। मतलब कि अब यहां अभी मैंने समझाया आपको कि ये हमारा फिगर है ना, और यहां से जो हमने अभी एक लंब डाला था यही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यही हमारा क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि आपतन बिंदु से दर्पण के तल पर, कहां पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब यहां, आपतन बिंदु से दर्पण के तल पर खींची गई लंब रेखा, ये क्या है, जैसे ये हमारा डस्टर हो गया, अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो हमारे हाथ के लिए ये डस्टर क्या हुआ, लंब हुआ ना, और आधार क्या हुआ, हमारा हाथ हुआ। जैसे हम लोग खड़े हैं तो हम लोग के लिए धरती आधार हुई, लेकिन धरती के लिए हम लोग क्या हुए, लंब हुए ना। हाँ जी, वही। अब बात करते हैं आपतन कोण की। किसकी बात करते हैं, आपतन कोण की बात करते हैं। कि देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब क्या है, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच जो बनने वाली जो किरण है, जो बनने वाला जो कोण है, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला ये जो कोण है, यही कोण कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। बात समझ में आया, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई, इसको हम लोग किसे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को का नाम हमने क्या दिया, आई, जिसको हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब है परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण मतलब कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये हमारा परावर्तित किरण है, ठीक ना, और ये अभिलंब है, इसके जो बीच बनने वाला जो कोण है, यही कोण बनेगा ना जी। इस कोण को हम आर से दिखाते हैं और यही आर वाले कोण को हम परावर्तित कोण यानी परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कोण आर से दिखाते हैं। बात समझ में आया। अब है परावर्तन के नियम। सब परावर्तन के नियम भी होते हैं क्या, परावर्तन के नियम भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, ठीक ना। जैसे हर तरह का, हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है, ठीक उसी प्रकार परावर्तन के भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और ये नियम मात्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं। मतलब क्या है इसका, हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहता है, तो आराम से इसको पढ़ेंगे फिर से। आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण, कौन सी किरण, आने वाली किरण, ठीक ना। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, पर अभिलंब, ये इस पर ये अभिलंब हो गया, है ना। परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया, ठीक ना। परावर्तित किरण हो गया। तीनों एक ही समतल में होते हैं और तीनों जो है वो किस समतल में है, एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब यही है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, इस आने वाली किरण जो है वो कहां गिरेगी, आपतन बिंदु पर गिरेगी। कहां गिरेगी, आपतन बिंदु पर गिरेगी। और आपतन बिंदु के बाद से हमें एक लंब मिलेगा। लंब के बाद से जो किरण परावर्तित, जो बटेगी किरण, वो किसमें बढ़ जाएगी, परावर्तित किरण के नाम से बढ़ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि आपतन किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरी चीज है, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। परावर्तन कोण मतलब कि कोण आई इक्वल कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आई जो है 50 डिग्री है, तो अगर आर का मान हमें चाहिए तो हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर आई 50 डिग्री है तो आर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। या आर अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री है तो उस हिसाब से आई क्या होंगे, आई भी 90 डिग्री
हो जाएंगे। ठीक ना, मतलब क्या है कि अगर एक का मान पता है तो दूसरा का मान भी क्या होगा, वही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। ऐसा मानने के लिए अलग अलग एंगल दे दे तो वो अलग ही चीजें हैं, लेकिन ये जो नियम के अनुसार जो होते हैं, जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आया। अब है प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। ठीक ना, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम फिगर समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ये जान ले कि उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। ठीक ना, उत्क्रमणीयता है क्या। उत्क्रमणीयता का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल पढ़ते हैं ना। फिजिकल का मतलब भौतिक और केमिकल का मतलब रासायनिक। जैसे भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो भौतिक रूप में जो होता है, जो प्राप्त जैसे था हम वैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रासायनिक में हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका भी मतलब वही है, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन। यानी उस प्रक्रिया को बोलते हैं कि जो पहले के जैसे रूप में था उसी रूप में वो पुनः वापस आ जाए, वही क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता था। आइए समझते हैं क्या कह रहा है कि आपतित किरण एओ, हमारे पास आपतित किरण क्या है, तो हमारे पास आपतित किरण ए है और ये क्या है, ओ है। तो आपतित किरण क्या हो गया, एओ हो गया। अब इसके संगत का मतलब इसके सामने क्या है भैया, ओबी है। इसके सामने क्या है, ओबी है। ठीक ना, तो ओए के संगत परावर्तित किरण ओबी, इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत कर रहे हैं तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये ए ओ बी बना है, तो ये बन जाएगा बी ओ ए, विपरीत करेंगे तो। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसके विपरीत यदि आपतित किरण बीओ तो इसके संगत परावर्तित किरण ओए होगी। सिंपल है कि अगर हम इसको एओ कर रहे हैं और इसके बराबर ओबी है, तो ओ बी ओ, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, ओए होगा। सिंपल है। ठीक ना, अगर इसको इसके बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एओ बराबर ओ बी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, बीओ बराबर ओए। हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ आया। इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी आई और आर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपतित तथा परावर्तित किरण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो ये होगा इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि यानी एओ के बराबर ओबी है तो बीओ के बराबर क्या हो जाएगा, ओए हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए